Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की आए उस वो मिलते रहे और आप सभी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो अब देखिए हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था शैक्षिक नियोजन के बारे में। शैक्षिक नियोजन की अर्थ, परिभाषा, उसके महत्व, आवश्यकता, सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे शैक्षिक नियोजन के वो उपागम। ठीक है, शैक्षिक नियोजन के उपागम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक नियोजन के उपागम। ठीक है, तो शैक्षिक नियोजन शिक्षा संबंधी मांगों तथा साधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इन मांगों तथा साधनों का निर्माण किस प्रकार किया जाए, इसे ही शैक्षिक नियोजन या उपागम कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला, सामाजिक आवश्यकता उपागम। तो सामाजिक आवश्यकता उपागम यानी कि समाज की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार हम शिक्षा की प्लानिंग करें। ठीक है, तो सामाजिक आवश्यकता उपागम मुख्य रूप से समाज की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अनुमान लगाकर शैक्षिक नियोजन करना होता है और कार्यक्रम को बनाने पर बल देना होता है। इस उपागम का मूल उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि भविष्य में समाज की शिक्षा संबंधी क्या मांग होगी तथा उसकी पूर्ति हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, ये समाज की आवश्यकता के अनुसार हमें शिक्षा की प्लानिंग करनी चाहिए और भविष्य में क्या आवश्यकता हो सकती है उसकी भी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। जनशक्ति उपागम। जनशक्ति उपागम दूसरा पॉइंट है, जनशक्ति उपागम। ठीक है, तो जनशक्ति उपागम यानी कि यह शैक्षिक नियोजन का आर्थिक पक्ष है और भविष्य में जनशक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में कितनी आवश्यकता होगी, यानी कि जो हमारी जनशक्ति यानी कि जो आम जनता है उसके लिए क्या आवश्यक है, उसी के आधार पर हम शैक्षिक नियोजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसी के अनुसार जनशक्ति तैयार करना शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य व आधार है। भविष्य में आर्थिक व व्यावसायिक संरचना क्या होगी, उसमें जनशक्ति की किस रूप में आवश्यकता होगी आदि बातों का पता लगाकर उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना ही इस उपागम का मूल उद्देश्य या तत्व माना गया है। नंबर 3 है सामाजिक न्याय उपागम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक नियोजन का यह उपागम इस प्रकार की योजना बनाने पर बल देता है, इससे समाज के सभी वर्गों को समान रूप से न्याय मिल सके। इस उपागम में समग्र राष्ट्रीय विकास, शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा का सार्वभौमिकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा का समान अवसर यानी कि सभी को शिक्षा का समान अवसर मिले और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये जो हमारी शिक्षा है सब तक पहुँचे, जन जन तक, आम जनता मतलब हमारे देश की एक भी जनता अनपढ़ नहीं होनी चाहिए, सबके तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस उपागम के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन समग्र राष्ट्रीय नियोजन का एक अंग बन जाता है। राष्ट्र हमारे देश की एक भी जो पीढ़ी है वो अशिक्षित नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय नियोजन का एक अंग बन जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने लगता है, इसीलिए राष्ट्रीय नियोजन का एक अंग बन गया है। इकाई दर उपागम। ठीक है, नंबर 4 है इकाई दर उपागम। इसमें देखिए शैक्षिक नियोजन का यह भी आर्थिक पक्ष है। इसमें यह गणना किया जाता है कि प्रति छात्र, प्रति कक्षा, प्रति विद्यालय कितना औसत व्यय किया जाएगा और उस व्यय का प्रतिफल क्या होगा, यानी कि हम एक छात्र पर कितना व्यय कर रहे हैं, किस एक विद्यालय पे कितना व्यय कर रहे हैं, उसका हमें औसत यानी कि उसका हमें औसत व्यय
जो हम खर्च कर रहे हैं उसका हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, उनका प्रतिफल कितना क्या होगा। व्यय के अनुपात में प्रतिफल अधिक होना चाहिए। यानी कि जैसे हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो जब हम जितना व्यय कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको प्रॉफ़िट होना चाहिए, प्रतिफल यानी कि उससे ज़्यादा हमको रिटर्न मिलना चाहिए। नहीं तो हमारा वो क्या है, व्यर्थ होगा काम। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कई बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे शिक्षा के लिए उपलब्ध धन, व्यय के प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र, मुद्रा का वर्तमान में मूल्य तथा भविष्य में मूल्य का, व्यय का सामाजिक लाभ आदि उठाना। अब आगे देखिए हमारा है समन्वित उपागम। ठीक है, समन्वित उपागम। तो आधुनिक युग में विकासशील शैक्षिक नियोजन के किसी एक विशिष्ट उपागम को न अपनाकर समस्त उपागमों के मिले जुले समन्वित रूप को अपनाना चाहिए। यानी कि ये जितने भी उपागम हैं समन्वित रूप से प्रयोग में लाने चाहिए। इसमें उन सभी तत्वों को ध्यान में रखा जा सकता है जो कि शिक्षा को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, और यह उपागम वर्तमान में प्रारंभ होता है तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है। यानी कि समन्वित रूप से, सम्मिलित रूप से जो हमारे सारे योजनाएं हैं, उपागम हैं, उनको हम देखते हुए वर्तमान में हमको किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, ताकि हमारी जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, शिक्षा का समान अवसर है, उसकी पूर्ति के लिए इसका उद्देश्य हमारा पूर्ण हो सके। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं शैक्षिक नियोजन में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए देखिए शैक्षिक नियोजन में शिक्षा की भूमिका। ठीक है, तो नियोजन और शिक्षा का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों कई प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नियोजन एक शैक्षिक प्रक्रिया है। शिक्षा के ही माध्यम से नियोजन में सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा की सहायता से ही व्यक्ति नियोजन के उद्देश्यों को ग्रहण कर सकते हैं और उनके अनुसार आचरण करके नियोजन को सफल बना सकते हैं। यही नहीं, शिक्षा के ही द्वारा व्यक्ति विभिन्न साधनों को विकसित कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम नियोजन की जो कार्यक्रम है, नियोजन का जो हम प्लानिंग करेंगे वो हमारा अच्छे से सफल नहीं हो पाएगा। और शिक्षित व्यक्ति नियोजन की उपलब्धियों से पूर्ण उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार शिक्षा की नियोजन की अंतर्दृष्टि से नियोजन द्वारा उन्हीं आदर्शों को पाने का प्रयास किया जाता है जो शिक्षा द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और शिक्षा और नियोजन के विभिन्न कार्यकलापों की व्याख्या द्वारा उसके पारस्परिक संबंधों को और भी स्पष्ट किया जाता है। यदि जन कल्याण को राष्ट्रीय, यानी कि हमारी जो जन कल्याण यानी कि जो आम जनता का कल्याण करना है वो राष्ट्रीय लक्ष्य मान लिया जाए, तो शिक्षा को इस लक्ष्य का निर्धारक और नियोजन को प्रयत्न निर्धारण कहा जाएगा। शिक्षा व्यक्ति के मस्तिष्क को विकसित करके उन्हें उपयुक्त आदर्शों की ओर आकर्षित करती है, और नियोजन विभिन्न उपलब्ध साधनों को विकसित करके उन आदर्शों की प्राप्ति करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, जो कि शिक्षा व्यक्ति में जागृति और आत्मविश्वास उत्पन्न करती है और उनको श्रम की महत्व को अनुभव करते हुए उनके पैरों पर खड़े होने, अधिक धन अर्जित करने और परिश्रम द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन को अच्छा और अ, ऊंचा बना सकते हैं। और आगे देखिए, अगर हमारा आर्थिक आय अच्छा होगा तो हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और सामाजिक और राजनैतिक स्तर भी हमारा ऊंचा उठेगा और उपयुक्त योगदान कर सके और इस दिशा में और अधिक प्रगति के लिए उत्तम योजनाएं बना सके।
ठीक है? जो हमारा जैसे शैक्षिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, अगर व्यक्ति हमारा समाज शिक्षित होगा तो उसके लिए और अधिक प्रगतिशील योजनाओं का योजनाएँ बनेंगी और हमारा देश, समाज, संस्कृतियाँ जो भी हैं वो हमारे ऊँचे उठेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य जनजीवन को उत्तम बनाना है। शिक्षा उत्तम शिक्षा ही नियोजन की उत्तम सफलता का फल होता है तथा उन नियोजन की शिक्षा को विकसित करता है। ठीक है? तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और आज आप लोगों ने पढ़ा शैक्षिक नियोजन के मुख्य उपागम और शैक्षिक नियोजन की शिक्षा में भूमिका क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।